हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने बताया था कि इसमें दो कंडीशन होती हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो दो माध्यम ले लेंगे हम। पहला सघन माध्यम, सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। सही है। अब पहली कंडीशन होती है कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है आपतन कोण का मान, तब संपूर्ण प्रकाश अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और उसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर देते हैं, तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है, अर्थात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। यदि इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो हमें पता था प्रकाश का अपवर्तन जो हमने पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यही बताया था।
तो हमने वही यहाँ पर लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए। अब एक बात बताइए, जब क्रांतिक कोण हमने पढ़ाया था तो आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया था, तो आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आई थी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया था। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान जब हम और अधिक बढ़ाएंगे तब क्या होगा कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से धीरे धीरे अधिक होने लगेगा और संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यदि इसमें आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका चित्र देख लीजिए क्या होता है कि कंडीशन थी, क्या थी कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सही है, प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए हमारा क्रांतिक कोण ये था, तो क्रांतिक कोण के मान से हमने और उधर, जब क्रांतिक कोण ये था तब हमारा अपवर्तन कोण ये था। सही है, अब क्रांतिक कोण के मान से हमने और अधिक बढ़ा दिया तो क्या होगा कि इसका मान और अधिक बढ़ेगा और संपूर्ण प्रकाश आर पार नहीं निकलेगा बल्कि उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। कोण आई और कोण आई, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि वीडियो रुकी हुआ है? बात करते हैं अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। सही है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यही संबंध होता है कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी भी माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी किस माध्यम में, जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर
वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे लिख सकते हैं, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर c/v। सही है। तो किसी माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका हम अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। n बराबर c/v। अब मान लीजिए हम कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर g जुड़ जाएगा और जल का निकाल रहे हैं तो w जुड़ जाएगा। बस यही होता है और कुछ नहीं। अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? क्रांतिक कोण की परिभाषा जब हमने दी थी तब उसमें दो कंडीशनें बताई थी कि क्रांतिक कोण तब बनता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी यानी कि सघन और विरल। क्रांतिक कोण बन रहा था हमारा C और अपवर्तन कोण बन रहा था 90 अंश। जब क्रांतिक कोण बनता है तब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे सघन माध्यम मान लीजिए क्या होता है, कांच है, और विरल माध्यम मान लीजिए वायु है, वायु। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा GNA, यानी कांच फॉर ग्लास और अपवर्तनांक n और एयर मीन्स होती है वायु। तो GNA बराबर साइन स्नेल के नियमानुसार जो अपवर्तन में दूसरा नियम था वही साइन C यहाँ पर होगा। क्रांतिक कोण C अपान साइन I अपान साइन R होता है। अब यहाँ पर मान रख देंगे I बराबर क्या है, साइन C है, आपतन कोण का मान C है और अपवर्तन कोण का मान 90 अंश है, तो साइन 90। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि साइन 90 का मान होता है 1, तो हो जाएगा GNA बराबर साइन C। अब हमें निकालना है ANG, एक ये भी सूत्र हो गया है। अब दूसरा जैसे हमें निकालना है कि ANG, तो हमने एक सूत्र बताया था कि ANG बराबर हमने बताया था 1/GNA प्रकाश की उत्क्रमणीयता से, यानी कि जब ये एक दूसरे के बदल जाते हैं तो ये 1/, में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम GNA जहाँ पर है वहाँ पर क्या करेंगे,
अब इसे हम उल्टा कर देंगे, अगर जी एन ए बराबर करेंगे तब ये हो जाएगा 1/AN_G। अब इसी को हम रख देंगे, जी एन की जगह पर AN_G रख देंगे। (1/AN_G बराबर साइन सी। 1/AN_G कहाँ से आ गया है? जी एन ए का मान रख दिया है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा GANG बराबर 1/sin C। एक बार देख लीजिए क्या होता है कि कांच के सापेक्ष हम वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे, GNA बराबर, यानी कि अपवर्तनांक दूसरा हमने अपवर्तन से संबंधित नियम बताए थे, तो दूसरा उसमें नियम था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है, उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ही लगा रहे हैं। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर sin I/sin R। I हमारी है C और R है 90 अंश। हमें मालूम है कि sin 90 का मान होता है 1, तो GNA बराबर हो जाएगा sin C। यहाँ पर 1 आएगा तो 1 बटे में लिखा नहीं जाता है। अब हमें GNA तो दे दिया गया, अब ANG निकालना है। हमें मालूम है, हमने प्रकाश की जब उत्क्रमणीयता पढ़ाई थी उसमें GNA बराबर 1/G, ANG बराबर 1/GNA सूत्र लिखवाया था। अब GNA करेंगे तो 1/ANG हो जाएगा। तो GNA यहाँ पर है, वहाँ पर कर देंगे ANG। तो 1/ANG बराबर sin C किया है, जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ANG बराबर 1/sin C। इसके आगे का टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक अगर इसमें कोई समस्या आती है तो कमेंट में हमें बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। और आप घर पे भी मेहनत करते रहिए ताकि हमारे पढ़ाने का वर्चस्व बना रहे। धन्यवाद।